हाय स्टूडेंट्स, हमारा आज का जो टॉपिक है वो है मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। आप तमाम स्टूडेंट्स को पता है कि मेंडल्स ने दो लॉज दिए थे। एक का नेम था लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और दूसरे का जो सेग्रीगेशन और जो दूसरा था उसका नेम था लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असार्टमेंट। अब यहाँ पे तमाम स्टूडेंट ये जहन में रखें कि हमने दोनों लॉज को डिस्कस करना है। पहले मैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन के बारे में बताऊंगा और उसके बाद लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असार्टमेंट के बारे में बताऊंगा। लेकिन इन दोनों लॉज को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको मेंडल का इंट्रोडक्शन, मेंडल की सिलेक्शन, मेंडल के एक्सपेरिमेंट को बताऊंगा। स्टूडेंट, अगर आपको एक्सपेरिमेंट की समझ आ गई ना तो लॉज जस्ट 15 सेकंड का काम है। अक्सर हम कहते हैं जी कि मेंडल के लॉज की समझ नहीं आती, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या है, इंडिपेंडेंट असार्टमेंट क्या है। बहुत से स्टूडेंट ने मुझे अप्रोच करके ये कहा कि सर आप ये दो टॉपिक जो हैं ये ज़रूर अपलोड करें। तो मैं ये बता रहा हूँ बार बार कि अगर आपको इसकी समझ आ गई ना एक्सपेरिमेंट की, तो सेग्रीगेशन और इंडिपेंडेंट असार्टमेंट जस्ट 15 to 20 सेकेंड का काम है। ठीक है जी। तो हम जो है मेंडल के इंट्रोडक्शन में देखते हैं। स्टूडेंट, जो मेंडल है ना ये 1822 में इसकी बर्थ हुई और 1884 में इसकी जो है डेथ हुई। ऑस्ट्रिया से ये बिलोंग करता था। उसके साथ यूगोस्लोवाकिया और जो है हंगरी वगैरह ये सारे जो हैं सात सात कंट्री हैं। ये यूरोप का कंट्री है। और जो इसकी मैं हिस्ट्री पढ़ रहा था कि ये एक मैथमेटिशियन था, बल्कि मैथमेटिशियन भी आप नहीं कह सकते, आप इसको कह सकते हैं कि ये एक स्कूल का आम सा मैथ का टीचर था। ठीक है। और उसके साथ साथ ये एक प्राइस था, मीन के उनका जो ये क्रिश्चियनी मज़हब से बिलोंग करता था, क्रिश्चियन था, तो उनका जो होता है गिरजाघर जिसको हम कहते हैं वही होता है। जो एक ईसाई हैं वहाँ पे ये उनकी इबादत करवाता था, जिस तरह मुसलमानों के मौलवी हजरात अलामाना वगैरह और सारे। तो वहाँ पे जो है, अब एक याद रखना है, मैंने अभी तक जितने भी वो देखे हैं ना इनके इबादत गाह जो है गिरजाघर, उसमें साथ ना उन्होंने बनाया होता है कोई गार्डन टाइप चीज़। 5-6 का मेरा भी एक्सपीरियंस हुआ है, उनमें गार्डन बनाया हुआ है। तो याद रखिए ये एक स्पेशल टर्म है जिसको हम बोलते हैं मोनेस्ट्री गार्डन। ये जो मोनेस्ट्री गार्डन है ये जस्ट गिरजाघर के गार्डन के लिए वर्ड यूज़ किया जाता है। मैथमेटिशियन भी था, प्रायस था, मतलब एक पादरी था। और मोनेस्ट्री गार्डन के अंदर ये क्या करता है कि डिफरेंट प्लांट की कल्टीवेशन करता है, और प्लांट की कल्टीवेशन के बाद उसके ऊपर डिफरेंट जो है रिसर्च भी करता है, क्योंकि ये एक नेचर लवर था। नेचर के साथ जो है ये प्यार करता था, नेचर की स्टडी करता था। तो ये जो है ये था मेंडल का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। अब इसने जिस प्लांट पे स्टडी की उसका नेम है पाइजम सैटिवम। स्टूडेंट ये याद रखिएगा कि पाइजम सैटिवम जो है ये हम कहते हैं पी प्लांट को, पी प्लांट मीन के मटर के पौधे को हम पाइजम सैटिवम कहते हैं। इसने पाइजम सैटिवम के ऊपर जो है वो रिसर्च स्टार्ट की। और ये कब की इसने स्टार्ट, इसके लिए ना 11 ईयर्स इसने इन प्लांट्स पे स्टडी की, 11 ईयर्स तक। ठीक है जी। और मैंने कुछ बुक्स में पढ़ा है कि इसने 30,000 प्लांट पे स्टडी की, और कुछ बुक्स में ये लिखा हुआ है कि इसने 36,000 प्लांट जो पाइजम सैटिवम के हैं उनकी स्टडी के उनको आपस में क्रॉस करवाया, फिर उनके बच्चों को देखा, फिर उनको क्रॉस करवाया, फिर उनके बच्चों को देखा। तो इस तरह जो है ये हमारे पास जितने भी हैं मेंडल का स्टूडेंट जो है ये मैंने वर्क बताया। तो ये आपके पास जो मेंडल का वर्क है इसमें आपको इसके डिफरेंट कैरेक्टर्स के बारे में मैंने बताया, इसके डिफरेंट जो है ट्रेट उसके बारे में मैंने बताया। अब ना
यहाँ पे आपको एक चीज़ बता दूँ कि मेंडल ने पी प्लांट को क्यों सिलेक्ट किया। पी प्लांट में कंट्रास्टिंग ट्रेट होते हैं, ठीक है, कंट्रास्टिक होता है अपोजिट ट्रेट, वो मैं आगे जाकर डिस्कस करता हूँ कि वो क्या क्या है। उसके बाद पी प्लांट का जो ड्यूरेशन है लाइफ का वो बहुत थोड़ा है, ठीक है। अगर मैं आपको एक रिसर्च देता हूँ, मैं कहता हूँ जी आप एक प्लांट पे रिसर्च करें और आपने उसके पूरे लाइफ साइकिल को स्टडी करनी है, ठीक है, तो आप किसी ऐसे प्लांट को तो नहीं स्टडी करोगे जिसका लाइफ साइकिल जो है वो साल में कंप्लीट होता है। आप कोशिश करेंगे ऐसा प्लांट हो जो 15-20 दिन या 1 माह या 2 माह में अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करे, ताकि आप पूरा उसका लाइफ साइकिल, उसको सीड को सोइंग करवा के, उससे ग्रो करवा के उसके आगे सीड ले लें। यही लाइफ साइकिल होता है ना एक पौधे का, समझ आ रही है। तो वो जो है उसने उसको स्टडी किया, कंट्रास्टिंग ट्रेट को स्टडी किया। अब यहाँ पे ना एक चीज़ याद रखनी है, यहाँ पे ना मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, एक वर्ड है क्रॉस फर्टिलाइजेशन और एक वर्ड है सेल्फ फर्टिलाइजेशन। दोनों को ज़रा मैं एक्सप्लेन करूँ ताकि आपको समझ आ जाए। सेल्फ और क्रॉस फर्टिलाइजेशन, ये दोनों ही क्या हैं। देखिए मेरे पास ना एक प्लांट है, उस प्लांट को हम कहते हैं हर्मैफ्रोडाइट। स्टूडेंट, हर्मैफ्रोडाइट प्लांट वो प्लांट होते हैं जिसके फ्लावर के अंदर मेल पार्ट भी मौजूद होता है और फीमेल पार्ट भी मौजूद होता है, उसको हम बोलते हैं हर्मैफ्रोडाइट। समझ आ रही है। और उसी प्लांट के फ्लावर के अंदर ही मेल पार्ट फीमेल तक पहुंच जाए तो इसको बोलते हैं सेल्फ पोलिनेशन या सेल्फ फर्टिलाइजेशन। क्या कहते हैं? सेल्फ फर्टिलाइजेशन। अब आपको पता है कि सेल्फ फर्टिलाइजेशन में वही प्लांट के आपस में पोलिनेशन हुई, आपस में उन्होंने इंटरब्रीड की, सीड में वैरायटी नहीं आएगी। जैसा कि मैं आपको एग्जांपल दूं, हमारे पास 2 इंसान हैं, एक मेल है एक फीमेल, हम उनकी शादी करते हैं, उनके बच्चे होते हैं, उन बच्चों की आपस में फिर शादी करते हैं, क्योंकि आपको पता है हज़रत आदम अलैहिस्सलाम में तब वो जो है बच्चों की आपस में शादियाँ होती थी। अगर हम उन बच्चों की आपस में शादियां करते रहेंगे तो वैरायटी नहीं आएगी। वो जीन वही जो उनके एंसेस्ट्रल के 2 थे वही आपस में मिक्सअप होंगे, अगर म्यूटेशन ना हो तो। इसका मतलब है सेल्फ फर्टिलाइजेशन के अंदर म्यूटेशन के बगैर वेरिएशन नहीं आती। उसके बाद जो क्रॉस फर्टिलाइजेशन है, इसमें वेरिएशन आती है। फॉर एग्जाम्पल, एक अगर आप एशिया का मेल लें, आप यूरोप की एक फीमेल ले लें, जब उनका क्रॉस करेंगे तो बच्चों में आगे वैरायटी आ जाएगी। हो सकता है स्किन कलर उसका ब्लैक हो, आई कलर ब्लू हो, हेयर कलर जो है वो ब्राउन हो, और मतलब कि उसका लहजा या उसका स्टाइल या बॉडी के बाकी फीचर जो हैं वो एशिया की तरह, एशिया के जो इंसान हैं इनके तरह के हों। समझ आ रही है। तो उसने क्या किया कि एक तो इसका लाइफ साइकिल छोटा था, इसमें क्रॉस फर्टिलाइजेशन की ईजिली एग्जांपल मिल जाती थी, तो उसने ना ये कुछ प्लांट के पाइजम सैटिवम के ट्रेट को स्टडी किया। मतलब कि उसने 1 2 3 4 5 6 7 ट्रेट लिए। पाइजम सैटिवम के अंदर, पी प्लांट के अंदर कितने ट्रेट को स्टडी किया? 7 को जी। पहला है प्लांट हाइट। उसने एक पौधा लिया जिसकी हाइट थी 6 to 7 फीट, और उसके साथ दूसरा पौधा लिया जिसकी हाइट थी 9 to 18 इंच। अब ये मुझे ये बताएं कि ये दोनों ही प्लांट की हाइट एक जैसी है, डिफरेंट है? ये कंट्रास्टिंग ट्रेट है। उसने ये प्लांट की हाइट जो है 2 प्लांट में देख ली। अगले उसने 2 पौधे लिए, ये भी पाइजम सैटिवम के हैं, उसमें फ्लावर का कलर देखा, एक का पर्पल और दूसरे का वाइट है, ये भी कंट्रास्टिंग ट्रेट है। अगले 2 पौधे लिए, उसमें फ्लावर की पोजीशन देखी, एक में एक्सियल पोजीशन है और एक में टर्मिनल है। अब ये एक्सियल और टर्मिनल मैं बता दूं कि मेरे पास अगर ये एक पौधा है, इसके टॉप पे अगर फ्लावर होगा तो ये टर्मिनल है। एक्सियल क्या होती है कि ये जो पौधा है ना, इस पौधे से ये मेन ब्रांच है, इससे एक ब्रांच निकली और इसके सेंटर से यहाँ पे एक्सिस के अंदर फ्लावर होगा तो उसको एक्सियल पोजीशन कहते हैं। उसके बाद अगले 2 पौधे लिए पी प्लांट के, जिसमें पोड फली जो होती है, आप पी प्लांट में फली का आपको पता होगा, पोड जिसको हम कहते हैं। कुछ फलियां होती हैं ऐसी, जी सुने, पोड कलर, कुछ फलियां थी, कुछ 2 पौधे लिए, एक की फलियां ग्रीन कलर की हैं और एक की फलियां येलो कलर की हैं। उसने फिर 2 और पौधे लिए कौन से हैं? लिए सारे ही पाइजम सैटिवम के हैं। 2 और लिए, उसमें जो पोड की शेप है ना, एक में बिल्कुल ऐसे प्लेन है जिसको इन्फ्लेंटेड कहते हैं, एक की थोड़ी सी झुर्रियों वाली है, कंस्ट्रिक्टेड है। उसने 2 और पौधे लिए
जिसमें सीड के कलर को देखा, एक के सीड का कलर येलो था, एक का क्या था, ग्रीन। इसी तरह दो और पौधे, एक में सीड का शेप राउंड और दूसरे का रिंकल्ड। तो मुझे ये बताएं टोटल कितने ट्रेट उसने स्टडी किए, 7। तो मुझे ये बताएं यहाँ पे टोटल कितने प्लांट बन गए हैं ये, 14। कितने हैं, 14। 2 4 6 8 10 12 14। तो आपकी बुक में एक वर्ड बड़ी अच्छी तरह लिखा होगा कि मैंडल ने 14 ब्रीडिंग लाइंस ली। ब्रीडिंग लाइंस बेसिकली वैरायटी को कहते हैं। उसके पास 14 ब्रीडिंग लाइंस थी, जिसके अंदर उसने कितने ट्रेड को स्टडी किया, 7 को। मेरी बात को जरा अंडरस्टैंड करना है। अब मेरी बात को एक और सुनना है। अगर मैं, ये एक प्लांट है मेरा, फॉर एग्जांपल एक पौधा है, उसका राउंड, पौधे के अंदर एक के अंदर राउंड सीड है, दूसरे पौधे के अंदर रिंकल्ड है। अब मुझे ये बताएं कि सीड, राउंड और रिंकल्ड, मैं कितने ट्रेड को देख रहा हूं यहां पे, एक ट्रेड को। मैं अभी सिर्फ सीड की शेप को देख रहा हूं, ये एक ट्रेट है, समझ आ रही है। सीड की शेप एक में राउंड है और दूसरे में रिंकल्ड है। वो सीड की शेप में आगे 2 वैरायटी है, लेकिन ट्रेड तो एक ही बनता है। समझ आ रही है, नहीं समझ आई, आ गई है। ये है जी मेरे पास। अब होना क्या है, और अगर मैं कहूं कि मेरे पास एक पौधा है जिसका सीड राउंड है और येलो है, और दूसरा पौधा है जिसका सीड रिंकल्ड है और ग्रीन है। अब मैंने कितने ट्रेट लिए हैं, 2 ट्रेट लिए हैं। कौन कौन सा, सीड शेप के साथ मैंने कौन सा लिया, सीड कलर का। लेकिन अभी मैं जस्ट एक ही ट्रेट की बात करूंगा, समझ आ रही है। तो कितनी टोटल ब्रीडिंग लाइन है, 14 ब्रीडिंग लाइन है। उनमें से मैंने 2 ब्रीडिंग लाइन उठाई, लास्ट वाली, और एक सिंगल ट्रेट की स्टडी की। ट्रेट कौन सा है, सीड की शेप। समझ आ रही है, बिल्कुल आ गई है। अच्छा जी, लें जी, मेरे पास ना 2 प्लांट हैं। ये जो ग्रेगर मैंडल ने किया था एक्सपेरिमेंट, 2 प्लांट हैं। एक का जो सीड का शेप है ना, आपको पता है सीड की शेप ऐसे गोल होगी, और दूसरा रिंकल्ड सीड होता है, ये झुर्रियों वाला। अक्सर मैं इसको समझाने के लिए बच्चों को बताता हूं कि जब आप छोटे होते थे, बरसात में, बारिश में नहाते थे, तो आपकी ये जो फिंगर की टिप्स हैं ये ऐसे झुर्रियाँ सी पड़ जाती हैं। या जो फीमेल हैं उनको पता है कि वो जब कपड़े वगैरह वॉश करती हैं तो उसके बाद उनके हाथों पे जो है वो थोड़ी सी रिंकल्ड पड़ जाते हैं यहाँ पे। तो इस तरह ये जो सीड है ये है रिंकल्ड। लें जी, एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, जो सीड राउंड है ना, उसके अंदर हम कहते हैं जी 2 अलील हैं, और दोनों ही कैपिटल आर, कैपिटल आर। अब आपके जहन में ये आया होगा, ये 2 अलील ये कहाँ पे मैंने बताई हैं, पिछले लेक्चर के अंदर। इसलिए अगर आप ये लेक्चर देख रहे हैं तो इससे पहले लेक्चर 1 जरूर देखें, ठीक है। तो इसके अंदर रिंकल्ड है, वो जो रिंकल्ड है ना उसको हम शो कर लेते हैं जी स्मॉल आर से। समझ आ रही है। लें जी, अब मैं आपसे पूछता हूं कि मैंडल ने जो अभी 2 प्लांट लिए हैं, कितने ट्रेड की स्टडी करने लगा है, सिंगल ट्रेड की। कितने ट्रेड की, सिंगल की। और जब आप सिंगल ट्रेड की स्टडी करते हैं तो इसको हम बोलते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस। क्या बोलते हैं, मोनोहाइब्रिड क्रॉस। मोनोहाइब्रिड क्रॉस में आपने जिस चीज की स्टडी करनी है वो आपने ली है सीड शेप। जब आप सीड की शेप की स्टडी करते हैं, ले जी, अब स्टूडेंट आपको पता है कि ये जो सीड है ये भी डाइप्लाइड है, और ये जो है ये भी डाइप्लाइड है। अब मुझे ये बताएं कि जब इसके गैमीट बनेंगे, इससे भी 2 गैमीट बन गए, इससे भी 2 गैमीट बन गए, तो दोनों के अंदर एक कैपिटल आर एक गैमीट में आ जाएगा, दूसरा कैपिटल आर दूसरे गैमीट में आ जाएगा, एक स्मॉल आर एक गैमीट में आ जाएगा, एक स्मॉल आर एक गैमीट में। समझ आ गई है। ये किस प्रोसेस के जरिए बनते हैं, मियोसिस के जरिए, ठीक है। और मैंने आपको ये पहले सेल साइकिल वाले चैप्टर में बताया था कि मियोसिस में एक डाइप्लाइड सेल जो होता है, जब उसकी मियोसिस होती है डाइप्लाइड सेल की, तो उससे जो हैप्लाइड सेल बनते हैं उन तमाम में गैमेट्स के अंदर एक एक एलील होती है। एक एलील एक गैमेट में चलेगी, एक एलील एक गैमेट में। अब क्वेश्चन ये है कि ये एक डाइप्लाइड सेल में 2 एलील कहाँ से आई थी, एक फादर से आई थी और एक कहाँ से आई थी, मदर से आई थी, जब जाइगोट बना था, ठीक है जी। ले जी, अब हम इन प्लांट का करा लेते हैं क्रॉस जी। मेरे पास इसको हम कहते हैं जी P1, ये पेरेंट था, P1 के ये बन गए हमारे पास गैमीट। गैमीट बनने के बाद जब हम इनका करवाएंगे क्रॉस,
एक ये आप जी कैपिटल आर स्मॉल आर, इस कैपिटल आर को इसके साथ मल्टीप्लाई किया, ये पुनेट स्क्वायर है, इस कैपिटल आर को स्मॉल आर से, ये कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल आर स्मॉल आर, ठीक है जी। जब ये क्रॉस करवाया तो क्रॉस करवाने के बाद हमारे पास जितने भी सीड आए ना, जिसको हम F1 जनरेशन, F का मतलब होता है फीलियल, और फीलियल कहते हैं फर्जंद को, फर्जंद का मतलब होता है बच्चे, ठीक है जी। अब हमारे पास जितने भी जनरेशन आई वो सारे के सारे सीड राउंड थे। इसका मतलब फिर क्या हो गया कि ये जो कैपिटल आर है वो डोमिनेंट हो गया और स्मॉल आर क्या हो गया, रिसेसिव हो गया। समझ आ गई है? तो मैं इसको रेज करके ना, रेज करने के बाद क्योंकि सारे के सारे जो हैं वो ऐसे ही हैं, तो हम लिख देते हैं जी हमारे पास ये कैपिटल आर स्मॉल आर और सारे के सारे ऐसे आ गए राउंड। समझ आ गई है? अब क्या हो गया, ये जो हमारे पास F1 थी, अब मुझे आप ये बताएं कि ये जो F1 है, F1 से हम दो सीड लेते हैं, दो सीड ले लिए, एक ले लिया जी कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल आर स्मॉल आर, और ये आपको पता है दोनों ही राउंड हैं। अब हम इन दोनों के बना लेते हैं गैमेट। जब अब हम इन दोनों के गैमेट बनाएंगे ना, तो आपको पता है मियोसिस के जरिए एक के अंदर कैपिटल आर चला जाएगा, दूसरे में स्मॉल आर चला जाएगा, इसी तरह इसके भी कैपिटल आर स्मॉल आर। अब F1 के जो राउंड सीड थे इन दोनों को आपस में क्रॉस कराते हैं, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल आर स्मॉल आर। समझ आ रही है? पहले मैंने किसका क्रॉस करवाया था, P1 का, उससे क्या आई F1 का आपस में क्रॉस करवाया, ये दोनों के गैमेट बन गए। ये देखें, ये बन गया जी कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल आर स्मॉल आर स्मॉल आर कैपिटल आर स्मॉल आर स्मॉल आर। ये भी राउंड है, ये दोनों भी राउंड हैं, और ये क्या है, रिंकल्ड। इसका मतलब फिर ये हो गया, जब हमने P1 का क्रॉस करवाया था तो सारे राउंड थे, वहां पे हमें थोड़ा सा समझ आ गया कि ये जो P1 है ये वाला, इसने अपना सारा जो है वो इसके ऊपर हिडन कर लिया और सारे के सारे सीड राउंड कर दिए। लेकिन अब तो हमने दो राउंड का आपस में क्रॉस करवाया है, इसमें रिंकल्ड कहां से आ गया? इसको हम कहते हैं, मैंने पिछले लेक्चर में एक टर्म बताई थी फिनोटाइप और एक बताई थी जीनोटाइप। फिनोटाइप वो होती है जो हमें फिजिकल नजर आए। तो ये जो है यहां पे हमारे पास 3 राउंड हैं और एक रिंकल्ड है, इसको हम कहते हैं, इसकी फिनोटाइप है 3:1। क्या है जी? 3:1। अब मुझे ये बताएं, 4 सीड है फॉर एग्जांपल, कैपिटल आर दोनों में किस में है, इसमें, तो 1 हो गया जी कैपिटल आर, 2 हो गए, एक कैपिटल आर एक स्मॉल आर, 2 हो गए, और एक ऐसा है जिसमें दोनों ही स्मॉल आर हैं, तो ये है इसकी जीनोटाइप रेशो। जब भी आप F1 का आपस में क्रॉस करवाएं तो जो फिनोटाइप रेशो है वो आती है 3:1, और जो जीनोटाइप रेशो है वो आती है 1:2:1। समझ आ गया? बिल्कुल। अच्छा स्टूडेंट, यहाँ पे ना आगे बड़ी इंफॉर्मेटिव चीज़ है, मैं यहाँ पे ना इसको लिख लूँ एक दफ़ा जी। मेरे पास आ गया जी कैपिटल आर ले कैपिटल आर स्मॉल आर, ये स्मॉल आर ये, ठीक है जी। एक जो है हमारे पास है ये, 2 हैं ये, और एक है ये। मुझे ये बता सकते हैं कि ये P1 है, F1 है या F2 है? F1 तो सारी की सारी थी कैपिटल आर स्मॉल आर, F1 तो सारी, ये F1 थी, क्योंकि आपको पता है मैंने जब P1 का आपस में क्रॉस करवाया था तो F1 जो है वो सारी की सारी आई थी राउंड। नहीं समझ आई? अब F1 का जब आपस में क्रॉस करवाया तो 3 राउंड है और एक क्या है, रिंकल्ड, तो ये फिर कौन सी होगी, F2 होगी। क्या है, F2। अब यहां पे एक चीज और सुननी है आपने सबने, ठीक है? यहां पे क्या चीज है, जब मैं F2 का आपस में क्रॉस करवाता हूं, पहले जी मैं इन दोनों सीड को लिया, इन दोनों सीड को लेने के बाद ना इसके जब गैमीट बने, इसके गैमीट बन गए कैपिटल आर और इसके बन गए कैपिटल आर स्मॉल आर। इन दोनों को जो है हम कर लेते हैं मल्टीप्लाई। जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आएगा, कैपिटल आर
कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल आर, कैपिटल आर, कैपिटल आर, स्मॉल आर। पता है किस तरह मल्टीप्लाई किया? अब मुझे ये बताएं कितने राउंड और कितने रिंकल्ड है? सारे के सारे राउंड हैं, क्योंकि इसमें तो कैपिटल आर डोमिनेंट हो चुका है। इसका मतलब है F2 में जब मैंने 2 सीड का इनका क्रॉस करवाया तो वो सारे के सारे क्या हो गए? राउंड। अब मैं क्या करता हूं कि इसका फिर इसके साथ करवाता हूं, इसका जो है इसके साथ कैपिटल आर, कैपिटल आर, स्मॉल आर, स्मॉल आर, इन दोनों का जब आपस में क्रॉस करवाता हूं तो क्या है? कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल आर, स्मॉल आर। क्या रिजल्ट है? सारे के सारे राउंड है। कैसी चीज है कि पहले करवाया सारे के सारे राउंड आए, फिर बीच में रिंकल्ड आ गए, फिर अब दोनों करवाया फिर राउंड आ गए, फिर आगे मैं क्या करता हूं? इस सीड का इसके साथ क्रॉस करवाता हूं। ठीक है जी। जब इसका इसके साथ करवाता हूं, देखें कैपिटल आर, स्मॉल आर, 2 गैमीट बन गए। अब ये स्मॉल आर, ये 2 बन गए। जब हम इन दोनों को आपस में क्रॉस करवाते हैं तो हमारे पास रिजल्ट क्या आता है? कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल आर, स्मॉल आर, स्मॉल आर, स्मॉल आर, स्मॉल आर, स्मॉल आर। 2 क्या हैं? 2 रिंकल्ड आर, 2 क्या हैं? राउंड। कैसी रेशो आई है? ठीक है, पहले आई थी 3:1 फिनोटाइप, 1:2:1 क्या थी? जीनोटाइप। इसमें आई है ऑल राउंड, लेकिन जो जीनोटाइप है वो क्या है? 1:1। 2 देखे ना, आपको पता है मैथ में 2:2 हो तो इसको हम बाद में 1:1 लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि 2 राउंड हैं जीनोटाइप में और 2 हेट्रोजाइगस और होमोजाइगस का कॉन्सेप्ट मैंने पहले बता दिया। इसमें देखें सारे के सारे राउंड हैं और सारे के सारे हेट्रोजाइगस हैं। इसमें देखें 2 राउंड हैं, 2 रिंकल्ड हैं, लेकिन जो 2 राउंड हैं वो हेट्रोजाइगस है या होमोजाइगस है? हेट्रोजाइगस हैं। तो ऐसे हमारे पास ये था मेंडल के लॉ, जो मेंडल के जो लॉज की तरफ जाने के लिए, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट और असॉर्टमेंट की तरफ जाने के लिए जो एक्सपेरिमेंट उसने परफॉर्म किए थे उसके बारे में मैंने बताया है। और अभी स्टूडेंट आगे ये पॉइंट है मेंडल इंटरप्रिटेशन, कि मेंडल ने ये सारा एक्सपेरिमेंट करने के बाद ना फिर उसके बाद क्या, इस इंटरप्रिटेशन का मतलब है तशरीहात, किसी चीज़ की तशरीह करना, एक्सप्लेन करना। मेंडल ने फिर इसको एक्सप्लेन करके लॉ ऑफ सेग्रीगेशन दिया था, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। अभी मैंने जस्ट ये सारा एक्सपेरिमेंट आपको बता दिया। आपने अगली वीडियो में ये सारी वैल्यूज़ याद रखनी है कि ये क्या क्या वैल्यूज़ आई हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको लॉ ऑफ सेग्रीगेशन के बारे में बताता हूँ। आज के लिए थैंक यू।